नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप में किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण करना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में आते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोज नामचा के नाम से जाना जाता है। और अहम बात यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अफसर से करें। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी, जो आपको एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि एफआईआर की आखिर परिभाषा क्या होती है? नमस्कार मैडम, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने साथ इस शो में जोड़ा। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जो ये आप काम कर रहे हैं कानूनी जागरूकता बढ़ाने का, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम है। इसी के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा कि एफआईआर की परिभाषा क्या होती है। किसी भी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट मौखिक रूप से भी पुलिस को दी जा सकती है और लिखित रूप में भी उनको दी जा सकती है। जी, इसके अलावा इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया ऐसी कुछ होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी संज्ञेय वारदात की जानकारी है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके साथ वारदात हुई है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस अधिकारी खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपने न चाहते हुए भी कोई अपराध कर दिया है, वारदात के मौके पर आप वहां मौजूद थे, तो आप भी एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, जब कोई संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती है बल्कि जीरो सीरियल नंबर दिया जाता है। जी। इसकी शुरुआत निर्भया रेप केस के बाद हुई थी। जस्टिस वर्मा कमेटी एक बिठाई गई थी जिन्होंने ये जीरो एफआईआर की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही नया और अच्छा उपाय है जिसका कारण ये है कि कोई भी देरी ना होए किसी भी अपराध की एफआईआर रजिस्टर होने में, और उस देरी के कारण कोई भी सबूत नष्ट ना हो जाए। जी जी, एफआईआर में दी जाने वाली जानकारियां क्या होती हैं, इसके बारे में भी बताइए। एफआईआर में आपका नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। विटनेसेस कोई भी चश्मदीद हो उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। वारदात घटना की सच्ची जानकारी व तथ्य शामिल व्यक्तियों, नाम व अन्य जानकारी, और अगर कोई किसी और आपको कोई डिटेल्स पता है उसके बारे में तो वो भी आपको सच तरीके से बिल्कुल बता देनी चाहिए। बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ कर एफआईआर के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए।
जी। भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको हम इंडियन पीनल कोड 1860 कहते हैं, उसके सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है अगर आप कोई भी गलत रिपोर्ट दर्ज करें, और इसमें आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसमें कोई भी बयान ऐसा बिल्कुल नहीं बताना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। जी, जी। वहीं अगर बात करें कॉग्नाइजेबल या संज्ञेय और नॉन कॉग्नाइजेबल या असंज्ञेय जुर्म की, तो वो क्या होता है? जिसमें भी पुलिस बिना वारंट के प्रतिवादी को गिरफ्तार कर सकती है, उसी ऑफेंस को या अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज्यादातर संगीन और सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, रॉबरी आदि। और जी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज्यादातर छोटे अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। बिना वारंट के किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये हो गए जैसे छोटे अपराध, जैसे डेफेमेशन जैसे। जी, जी। अब जैसे कोई भी अपराध जो संज्ञेय है, उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्कुल ही सही पंक्ति है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी जजमेंट के माध्यम से ये कहा है कि जब भी पुलिस को किसी भी प्रकार की संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होए, तो वह ड्यूटी बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए। वह कोई भी बहाना नहीं बना सकती। इसके अलावा सेक्शन 154 सीआरपीसी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर किसी भी पुलिस वाले को आप स्टेशन जाके किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दें, तो वह उनकी ड्यूटी है कि वो उस अपराध के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखें। जी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में? 154 सीआरपीसी के तहत पहले तो हम लोकल थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अगर 154 सीआरपीसी के तहत अगर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, तो हम 154(3) सीआरपीसी के तहत एक वरिष्ठ अफसर को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं कि हमारी लोकल थाने में हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पा रही। अगर फिर भी आपकी सहायता ना की जाए, तो आप वहाँ के लोकल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप एक डायरेक्शन मांगते हैं मैजिस्ट्रेट से कि वो वह पुलिस को डायरेक्ट करे कि एक एफआईआर दर्ज होए। अब या तो वो मैजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन में एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन दे देता है पुलिस को, और या फिर उसी एप्लीकेशन को वो एक एज अ प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लेता है। ये सेक्शन 193(1)(a) के अंतर्गत आ जाता है। और अगर मैजिस्ट्रेट भी आपकी एफआईआर ना दर्ज करे, तो आप इसके बाद हाईकोर्ट जा सकते हैं सीधा 482 सीआरपीसी के तहत, और आप हाईकोर्ट में अपनी दरखास्त डाल सकते हैं कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो। जी। बिल्कुल धनंजय जी, हम बात कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करने की क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, धनंजय मित्तल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, आपसे अब अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या कुछ कानूनी रास्ते बचते हैं फिर? के खिलाफ होते हैं। तो एक बारी एफआईआर दर्ज होने के बाद हर वादी को वकील कर लेना चाहिए, जो उसे पूरे ट्रायल के दौरान रिप्रेजेंट कर सके। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट में यही साबित करता है कि प्रतिवादी ने जुर्म कब और कैसे किया। जब वकील वादी को रिप्रेजेंट करता है, उसके रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, लेकिन वह स्टेट की मदद करता है, और जो चीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पकड़ पाती, उन चीजों को कोर्ट के सामने लाता है। और अगर आप प्रतिवादी की तरफ से अगर आप कोर्ट में खड़े हैं, तो फिर तब भी आपको एक वकील करना जरूरी है, क्योंकि वकीलों को कुछ कानूनी बारीकियों के बारे में जानकारी रहती है। वह आपकी पूरी ट्रायल के दौरान मदद करेंगे, आपकी बेल करवाएंगे। अगर आपकी अरेस्ट हो गई है, तो आपकी रेगुलर बेल करवाएंगे। अगर आप अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी अरेस्ट हो सकती है, तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेंगे।
और आपकी एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। आप जिस भी तरीके से आप अपना केस सामने रखना चाहते हैं वो आपको एक पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी देंगे और आपको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देंगे कोर्ट में। जी। अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है तो ऐसे में क्या करें? तो आप 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लोकल कोर्ट में ये बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो इस ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दे तो आप उसी ऑर्डर के खिलाफ एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। जी जी। वहीं सीआरपीसी की धारा 482 क्या होती है? एफआईआर से इसे कैसे जोड़ा गया है? सीआरपीसी की 482 धारा हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां हैं, जिसे हम इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। ये हाईकोर्ट के पास होती हैं और इनसे हाईकोर्ट इंसाफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी ये बहुत ही वाइड पावर्स दी गई हैं हमारे हाई कोर्ट को। आमतौर पर जब कोई एफआईआर किसी प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज हो जाए जिसके पढ़ने पर किसी भी प्रकार का अपराध ना सामने आए, या किसी निजी दुश्मनी के चलते कोई वादी किसी के खिलाफ बदला निकालने के लिए एफआईआर दर्ज कराए, तो प्रतिवादी सीधा हाई कोर्ट जा सकता है और एफआईआर मिटाने की दरखास्त डाल सकता है। जी इसी में कई बारी हाई कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में चल रही होती है वो स्टे भी कर देती है। जी जी। वहीं रोजनामचे और एफआईआर ये दो चीजें होती हैं, इसमें क्या फर्क होता है? रोजनामचा और एफआईआर, रोजनामचा जिसे हम कहते हैं डीडीआर, डेली डायरी एंट्री कहते हैं इसको। तो जो पुलिस है वो एक डायरी मेंटेन करके रखती है, जो जिसमें उसको अपने डे टू डे हर चीज के बारे में एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, कोई भी उनके पास कंप्लेंट आई, उन्होंने किसी भी अधिकारी के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया, कुछ भी किया, उस सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। अगर आप पुलिस के पास जाते हैं और आप उनको कोई कंप्लेंट देते हैं तो वो सबसे पहले एक डीडीआर में एंट्री करती है और बाद में एफआईआर करती है। तो जो डीडीआर है, जो रोजनामचा है, वो एफआईआर से पहले की जाती है। और अगर पुलिस को लगे कि कंप्लेंट से रिलेटेड कोई पुख्ता सबूत है तो ही वो एफआईआर रजिस्टर करती है। जी। एफआईआर एक बार दर्ज हो जाती है तो उसे निरस्त भी कर सकते हैं क्या, या अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो आप एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। छोटे अपराधों में पुलिस चार्जशीट फाइल करने की बजाय उन केसेस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। और अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो दोनों पार्टी के बीच अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो उसी कॉम्प्रोमाइज लेटर या डीड के बेसिस पे आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक कॉम्प्रोमाइज क्वॉशिंग पिटिशन डाल सकते हैं और उससे भी ये एफआईआर रद्द की जा सकती है। जी। इसके अलावा आजकल जैसे कि हम देखते हैं ऑनलाइन का जमाना है, तो क्या एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये किन हालातों में की जाती है? ये ऑनलाइन एफआईआर का जो तरीका निकाला है, ये एक बहुत ही नया तरीका है और अभी तक ये पूरी तरह से उपयोग में नहीं आया है। बदनौर साहब हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के, उन्होंने अपने 15 अगस्त के स्पीच में इसका जिक्र किया था। जी ये एक बहुत ही नया पहल है ताकि एफआईआर रजिस्टर होने में देरी ना हो। अभी शुरुआत गाड़ी की चोरियों की कंप्लेंट से हो रही है। इसकी शुरुआत जनवरी 1 से होगी और इसका प्रोसेस ये है कि जो वादी है वो चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरे और उस इलाके के पुलिस स्टेशन में वह कंप्लेंट मार्क हो जाएगी और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो वादी को जाके मिलकर आएगा, उसकी कंप्लेंट वेरीफाई करेगा और अगर फिर भी 21 दिन में जो आपकी गाड़ी चोरी हुई है उसकी वो ना मिले तो आप एक रिपोर्ट लोकल कोर्ट में भेज दी जाती है। जी और शहर के एसपी साहब ने ये भी कहा है कि इससे इंश्योरेंस क्लेम्स का जो प्रोसेस है वो भी बड़ी आराम से पूरा हो जाएगा। जी। धनंजय जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग झूठी एफआईआर भी लिखा देते हैं, तो ऐसे में अगर कोई झूठी एफआईआर लिखा दे तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, झूठी एफआईआर तो मैं सच बताऊं तो कोई भी लिखवा सकता है। जी। और इससे बचने के लिए आप केवल सतर्क रहें। मेरा तो यही आपको सलाह होगी कि आप गलत तत्वों से बचें या गलत तत्वों से कोई संबंध ना रखें। फिर भी अगर आप पे कोई गलत या झूठी एफआईआर हो जाए तो आप हमारे जो लॉ है, कानूनी लोग हैं उनके साथ जी। सहयोग करें, तफ्तीश में सहायता करें और तभी आपकी कोई मदद हो पाएगी। जी, जी। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई क्या है? ये क्या इसको किस तरीके से कहा जाता है? जो अनुच्छेद 226 है वो ज़्यादातर सिविल केसेस में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये एक सिविल रेमेडी है। लेकिन कई लोग इसे कई बारी ऐसा भी होता है कि जिसमें हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत एक रिट ऑफ सेर्श्योरराय होती है, जिसमें वो जारी करती है और एफआईआर को क्वॉश कर देती है। ये एक दूसरा उपाय है। अगर आप 482 सीआरपीसी के द्वारा नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये आर्टिकल 226 रिट ऑफ सेर्शरी की भी मांग कर सकते हैं। इसे हम एक ऑल्टरनेट रेमेडी कहते हैं। ये उतना ही अच्छा होता है। कोई भी आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप या तो ये अपना सकते हैं या वो अपना सकते हैं। लेकिन जी। 482 सीआरपीसी जो है वो एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत दिया गया है। तो वो ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में उपयोग किया जाता है उसका, जबकि ये 226 का उपयोग ज्यादातर सिविल केसेस में किया जाता है, लेकिन आप क्रिमिनल केसेस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत अहम जानकारी दी हमें एफआईआर के बारे में, किस तरीके से आप इसे लागू कर सकते हैं, आप पुलिस थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और क्या कुछ प्रक्रिया होती है एफआईआर दर्ज करने की। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।